नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जय हिंद की सेना। आज सुबह से हमारी एक ही लाइन है। जब सेना को सलूट कर रहे हैं हम, सेना के उस ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, वो 25 मिनट की गौरव गाथा की हम बात कर रहे हैं, तो शायद हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो उस सेना में रहा हुआ कोई व्यक्तित्व शख्सियत कर सकता है। हम नहीं बयां कर सकते आखिर वो रणनीति बनती कैसे है, या ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी होगी। क्या ओवरनाइट बनी, या 22 तारीख के बाद लगातार 13 दिन से आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये मिलजुल करके किसी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। टारगेट कैसे तय किए गए होंगे, 9 ही टारगेट क्या थे, या टारगेट ज्यादा थे, उसमें से 9 को चिन्हित किया गया। रेंज क्या थी, दूरी क्या थी, प्लानिंग क्या थी, या कैसे होती होगी प्लानिंग। आज कोशिश करते हैं कि समझने की हम लोग, जब सेना के शौर्य को, साहस को सलाम कर रहे हैं तो ये समझते हैं। और इसको समझने के लिए आज इस गौरव गाथा में साझीदार बनाने के लिए हमने खास मेहमान को जोड़ा है अपने साथ। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए ब्रिगेडियर साहब को। ब्रिगेडियर आनंद ठाकुर साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। स्वागत है सर आपका। नमस्ते, सबसे पहले धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आज ऑपरेशन सिंदूर, कई घरों में गम था, मातम था, आंसू थे। आंसू आज भी हैं। आज भी मैंने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर वालों के आंखों में आंसू देखा, शुभम के घर वालों के पत्नी पिता के आंखों में, लेकिन आज खुशी के आंसू। 13वीं पर कहते हैं आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन आज असली 13वीं, कई घरों में आज असली 13वीं हुई। आप तो श्रीनगर में भी आपकी पोस्टिंग रही है, आप कई जगहों पर कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं। ये प्लानिंग क्या ओवरनाइट हुई है सर, या जब प्रधानमंत्री ने कहा कि खुली छूट है सेना को, वायुसेना प्रमुख, आर्मी चीफ, नेवी चीफ सबको बिठा करके, उसके बाद कोई कोऑर्डिनेशन हुआ। आखिर प्लानिंग ये होती कैसे है, स्ट्राइक की प्लानिंग कैसे होती है। आप रहे हुए हैं आर्मी का हिस्सा और एक बड़ी जिम्मेदार पद पे रहे हैं, तो प्लानिंग होती कैसे है, ये कैसे हुई होगी। देखिए, ये जो प्लानिंग है, ये कोई 22 अप्रैल के बाद के हादसे के बाद शुरू हुई नहीं है। हम्म। प्लानिंग एक आर्मी का या आर्म फोर्सेस की डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा है। हम्म। और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं है, इस प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई वो सभी बातें हैं, लाइक ट्रेनिंग, हम्म। लाइक डिस्कशन ऑफ द प्लान, और इस तरीके की ऑप्शंस को जनरेट करना कि अगर ऐसा हुआ, जिसको हमारे भाषा में बोला जाता है हम्म। कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग। हम्म। आर्मी की जिम्मेदारी है हमारे देश की बॉर्डर्स को सिक्योर करना। हम्म। बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए हमारा दुश्मन कई तरीके के चीजें कर सकता है, करता है। कभी क्रॉस हम्म। बॉर्डर फायरिंग करता है, कभी इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आके मारता है, कभी कहीं विध्वंस करता है, कभी कोई स्पाइंग करता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करता है। सो ये हम्म। जितनी तरीके की एक्टिविटीज दुश्मन करता है, उसके खिलाफ हमने कैसे रिएक्ट करना है, ये एक हम्म। हमारी रिएक्टिव एरिया की प्लानिंग होती है। हम्म। उसके अलावा हमारी एक और डिपार्टमेंट की तरीके की प्लानिंग होती है, जिसको प्रोएक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। हम्म। कि अगर देश ने चाहा, मान लो देश ने चाहा कि पीओके को वापस लेना है, तो हम्म। विदाउट एनी रिएक्शन फ्रॉम द एनिमी हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करें, इसके ऊपर भी प्लान्स बने हुए होते हैं। सो ये हम्म। प्लानिंग तैयार होती है। जब हादसा होता है तो हमारे जो सरकार के जो
लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल लीडरशिप का। हाँ, आर्मी इज ऑलवेज रेडी। सो वो लीडरशिप अब क्या चाहती है, उसके मुताबिक उनके सामने हम ऑप्शंस रखते हैं। सो अगर आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि पहलगाम के बाद आर्मी ने क्या ये 9 टारगेट डिसाइड किए, 9 से ज्यादा थे, कम थे, टारगेट्स की लिस्ट प्रायोरिटी के मुताबिक आर्मी के पास बॉर्डर से कितने दूरी तक के है और क्या पर्पस के टारगेट है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होगा, कोई आतंकवादियों का ठिकाना होगा, वो टारगेट होगा, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगी, कोई मिलिट्री ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट होगी। ये कैटेगरीज अलग अलग है। इस बार क्योंकि शायद सरकार ने आर्मी को बोला कि हमको ऐसे टारगेट दो जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस मतलब आतंकवादी, उन्हीं को क्षति पहुंचे और हमारे दुश्मन के देश के भी सिविलियन को या दुश्मन के देश के भी आर्मी के किसी को क्षति ना पहुंचे, ऐसे टारगेट्स चुन के हमें दीजिए। तो आर्मी ने अपने लिस्ट से उनके सामने ये शायद 9 या 9 से ज्यादा रखे होंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शंस उन्होंने दिए कि भाई नहीं, हम ये 4 टारगेट लीजिए, ये 9 टारगेट लीजिए या ये लीजिए। तो इस बार के इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे सामने दिखाई देता है, बालाकोट के बाद या उरी को देखते हुए, कि इस बार 9 टारगेट में से 4 टारगेट पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सूबा प्रोविंस जो है पंजाब का प्रोविंस, जो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, उस पंजाब के सूबे के 4 टारगेट है और पीओके के बचे के 5 टारगेट है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, सेनाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस एस्केलेशन लेवल में एक और ऊंची पायदान ली है कि जो सीखता नहीं है अपने पहले 2 जो हमने उनको सिखाया था उरी में और बालाकोट में, इस बार उनके जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूबे में ही उनके टारगेट्स दीजिए ताकि ये एस्केलेशन और ऊंचा कर दिया गया। सो ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये चीजें करने के लिए परमिशन दी है। अच्छा, एक बात और सर इसमें समझना था कि इसमें इस बार मसूद अजहर को बड़ा डैमेज, मौलाना मसूद अजहर आतंक का सबसे बड़ा नाम और हाफिज सईद, इन दोनों के ठिकाने, चाहे वो लश्कर तैयबा का ठिकाना हो, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना हो, ये सब पूरी तरह तबाह हुए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि मसूद अजहर के 14 परिवार वाले रिश्तेदार 14 मारे गए हैं। एक जो कमांडो था, सुरक्षा प्रमुख रह चुका था हाफिज सईद का, वो भी मारा गया है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही, इतना सटीक टारगेट, इसमें स्काल्प और हैमर का क्या रोल था? क्योंकि ये हम सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्यों इतनी दूरी तक गए, इतना सटीक निशाना, स्काल्प, हैमर, इन दोनों का क्या रोल था? देखिए, स्कैल्प हैमर हो या रफाल हो या कोई भी मिसाइल हो, ये हमारे लिए एक बहुत प्रिसिशन ओरिएंटेड वेपन सिस्टम्स है, लॉन्चिंग सिस्टम्स है। चूंकि आर्म फोर्सेस को, एयरफोर्स को, आर्मी को कुछ इंस्ट्रक्शंस है, गो अहेड, बट ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी और को, सिविलियन को क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को क्षति नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के, लेकिन जहां पे मारना है वहां पे पूरा का पूरा विध्वंस होना चाहिए। तो ये बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं और व्हेनेवर देयर आर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, हमारी इफेक्ट भी उतना ही अच्छा होता है। सो ये जो वेपन सिस्टम्स का जिक्र जो आपने किया था, ये वेपन सिस्टम्स है ही प्रिसिशन ओरिएंटेड, और अगर उसमें डाटा क्लियर और सटीक भरा हुआ हो तो वो अपने जगह पे जाके मारना तय है। मतलब इसके जो डाटा है
ये डाटा कलेक्शन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, हमारे रॉ है, आईबी है, जो भी हमारे इंटेलिजेंस से हमें खबर मिलती है। यहाँ पे हमको उन इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि उनका डाटा इतना सटीक था, उनका डाटा इतना अच्छा था कि जो चीज हमने मांगी थी, जो टारगेट सरकार ने तय किए थे, उस टारगेट पे ही जाके हमारी वेपन सिस्टम्स ने अटैक किया है एंड पूरी तरीके से उसको विध्वंस किया है। आपने हाफिज सईद की बात की है, आपने लश्कर ए तैयबा, आपने मुजाहिदीन की बात की है। ये सब जो लोकेशंस हैं ये उनके पंजाब के सूबे में ही है और इसीलिए बहावलपुर और उस अदर टारगेट्स पंजाब के सूबे के, इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक बार जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था वो भी तबाह हुआ, लेकिन ये जो दोनों हैं, ये दो आतंक के चेहरे, हाफिज और मौलाना मसूद अजहर, ये इनको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या सेना के प्लान में है या सेना कर सकती है? ये सवाल आज के दिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में है कि आखिर ये दोनों परिवार वाले मारे गए, ये बच गया, क्या पाकिस्तान की आर्मी इनको कहीं और सेफ उसमें रख रही है, सुरक्षित ठिकाने पे कहीं रखी है? ये अगर एक बार ये न्यूट्रलाइज हो जाए, इनका खात्मा हो जाए, तो आतंक जड़ से खत्म हो फिर। देखिए, ये आज सिर्फ पहला दिन है और पहले ही दिन टॉप कमांडर को एलिमिनेट अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये आखिरी दिन भी नहीं है। हमारा उद्देश्य जो लीडरशिप को हम देखते हैं कि हाफिज सईद या लश्कर ए तैयबा की जो टॉप कमांडर्स है, जिनको बहुत सटीक तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने वेल प्रोटेक्टेड बंकरों में रखा हुआ है, उनका भी खात्मा होने का प्लान आर्म फोर्सेस के पास या देश के पास, मैं बोलूंगा सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं है इसमें, हमारे यहाँ उस कंट्री में जाके भी आपने पिछले एक साल में देखा होगा कि बहुत इस तरीके के लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है। सो अलग तरीके का कोई प्लान होगा, लेकिन ये तय है कि अब उनका भी दिन आ चुके हैं और वो जल्द ही अपने यहाँ से गुजर जाएंगे, अपनी जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत क्या, उनके लिए जहन्नुम ही है। लेकिन एक बात आपने कहा अभी ये पहला दिन है, ये मैं जानना चाहता था, आपने चर्चा में छेड़ा पहला दिन है क्या ये? अच्छा, दूसरी बात एक भी है कि पुंछ बॉर्डर पे लगातार फायरिंग पाकिस्तान कर रहा है, लगातार 10 से ज्यादा सिविलियन, 10 सिविलियन की खबर आ चुकी थी, 10 सिविलियन अब तक जान जा चुकी है, 10 सिविलियंस की। क्या ये ऑपरेशन का पहला दिन आगे और बढ़ने वाला है? अगर बढ़ेगा तो आगे क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय बहुत खौफ है, तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो बहुत खौफजदा है सब। कहां तक भारत जा सकता है इस ऑपरेशन में आगे? देखिए, भारत को बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेनी है और ये भारत की जो लीडरशिप है ये बहुत सही तरीके से समझती भी है। हमको यूक्रेन जैसे किसी भी लड़ाई में सालों साल तक एंगेज नहीं रहना है, ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हम समझते हैं। लेकिन इसी समय हमको जो हमारे साथ पंगा लेने वाला पाकिस्तान है, जो सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, उसको शायद ताकत का अंदाज नहीं है या अंदाज दिलाया गया था, वो अंदाज उसके पास भूल गया है। मैंने इसलिए बोला ये पहला दिन है क्योंकि पाकिस्तान में आज कल रात के बाद जब ये हुआ है तो उधर का भी आवाम बहुत ज्यादा आक्रोश में है। उस आक्रोशी आवाम को कुछ तो उनको करके दिखाना है। अब उनके प्लेन उड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी मिसाइल सिस्टम को प्रॉब्लम है, तो कुछ तो करने के लिए वो हमारे एलओसी में या लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ वगैरह सेक्टर बॉर्डर पे फायरिंग करके उनका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि देखो हमने इस तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन हम लोग आर्म फोर्सेस में दुश्मन को इतने हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं। वो हमारे जैसे ही कोई कार्रवाई कर
पाएगा, इसके ऊपर हमारी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग ऑलरेडी तय रहती है। हम जब ऑफेंसिव में जाते हैं तो हमारा डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा सक्षम करके ही आर्म फोर्सेस ऑफेंसिव में जाते हैं। तो ये तो आप लेके चलिएगा कि अगर इंडिया ने ऑफेंसिव में गए हैं तो हमारा डिफेंस उससे दुगना सटीक है, और इसके ये पाकिस्तान की जो भी रिस्पांस आने वाला है वो रिस्पांस को बहुत सही तरीके से हम उसको हैंडल कर पाएंगे। रही बात एस्केलेशन की कि लोग कहते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, उसके पास फलाना है, उसके पास वो है, लेकिन ये इस तरीके के वेपन सिस्टम्स है जिसको चलाने का डिसीजन बहुत मुश्किल से लिया जाता है कि ये वेपन सिस्टम्स वापस नहीं आते हैं। क्या अपने ही सॉइल में उसको चलाना है, बॉर्डर पे चलाना है, या दुश्मन के इंटीरियर में चलाना है? इंटीरियर में चलाना है तो सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन को उड़ाना है या मिलिट्री को उड़ाना है? बहुत सारे पॉन्डरेबल्स है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। उनकी लीडरशिप का प्रॉब्लम ये है कि उनकी लीडरशिप खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रही है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे कोई भी लीडरशिप हो। उनकी लीडरशिप में और उनके आर्म फोर्सेस के जो रैंक एंड फाइल है, उनके जो जवान हैं, उनमें बहुत बड़ी गैप आ चुकी है, बहुत बड़ा अंतर है। उनके जवान को ये लगता है कि हमारे जनरल साहब जो है वो अपनी खुद को बचा रहे हैं, और बहुत ज्यादा हो गया तो वो लंदन भाग जाएंगे, फलानी जगह चले जाएंगे, अपने बंकर में चले जाएंगे, और हमको आगे दुश्मन की गोली का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके की लीडरशिप कभी भी किसी आर्मी के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाती। यानी पाकिस्तान की सेना में डाउट है कि मुनीर जो है अभी तो परिवार को विदेश उड़ाए हैं, ये खुद भी उड़ सकते हैं, खुद भी फरार हो सकते हैं। बिल्कुल 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 डाउट नहीं है। उनके मिनिस्टर ने ऑलरेडी, एक मिनिस्टर ने कह चुका है, किसी ने टीवी पे बोला है, उसको पूछा कि आप अगर इंडिया ने अटैक किया तो आप क्या करेंगे? मैं लंदन चला जाऊंगा अपने परिवार के साथ। हर एक पाकिस्तानी जनरल का किसी ना किसी देश में, बाहर देश में एक अपना घर है, अपना एक सेफ हेवन है, क्योंकि उनकी लीडरशिप कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करती है। उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा उनका ध्यान रहता है। उनका ध्यान अपनी खुद को कैसे ताकतवर बनाना, पावरफुल बनाना, मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। आर्म फोर्सेस के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्लानिंग है, जवानों के साथ दिखना और जवानों के साथ लड़ना, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए रखा जाता है, बाकी चीज उनके लीडरशिप में नहीं है। अनलाइक अपनी तरफ हर टुकड़ी के साथ हमारा एक अधिकारी होता है, हर टुकड़ी के साथ आगे हमारा एक सीनियर लीडर होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क के साथ हमको और हमारे अपने देश के आवाम को ये अच्छा मैसेज जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित है। ये बड़ा सबसे बड़ी बात ये आपने बताई, ये जो कि फर्क असली आर्मी में फर्क क्या है कि हमारे यहाँ अफसर, हर टुकड़ी के साथ अफसर होते हैं, वो मनोबल का सबसे बड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, एक मतलब आज की तारीख में देश भर में, पूरे देश में एक सबके मन में चल रहा है कि युद्ध युद्ध युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध कितने दिन टिकेगा? अगर हो जाए, अगर हो ही गया मान लिया पाकिस्तान की मक्कारी की वजह से, तो कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान? देखिए, युद्ध टिकने के लिए युद्ध का उद्देश्य क्या है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमें क्या उद्देश्य देती है? एक उद्देश्य हो सकता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को इतना तहनशा कर दो कि वो खुद उठ ना पाए, तो फिर हमारा पूरा फोकस उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसकी मैन पावर और उनकी जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर रहेगा। अगर वो लीडरशिप ये देती है कि उसके साथ हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी वापस ले लो, तो उसका वक्त कितना लगेगा वो एक अलग ये होगा। अगर वो उद्देश्य ये देते हैं कि नहीं, ये दोनों के साथ उस तरफ जो फाटा में उनकी अपराइजिंग हो रही है,
या उनके बलूचिस्तान में जो अपराइजिंग हो रही है, बलूचिस्तान को भी लिबरेट करा दो, जैसे हमने 71 में बांग्लादेश को लिबरेट किया। तो वो उद्देश्य एक अलग वक्त की सीमा को तय करेगा। सो ये उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी लीडरशिप आज की जो है वो इतनी अपने प्लान्स को, अपने कार्ड्स को बहुत जल्दी खोलती नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। और ये अच्छी बात है, एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है कि बहुत जल्दी अपने कार्ड्स खोलने की जरूरत भी नहीं है। नीड टू नो बेसिस पे प्लानिंग करिए, नीड टू नो बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। इन सभी शायद टाइमलाइंस के ऊपर, ये तीनों ऑप्शंस के ऊपर उन्होंने शायद डिस्कशन किया होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन कि हमारे देश के रिसोर्सेस क्या है, ये इतनी देर तक की लड़ाई के लिए हमारे देश के कितना फंड, कितना रिसोर्स डाइवर्ट किया जाना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए वो शायद आर्मी को या आर्म फोर्सेस को इतनी इंस्ट्रक्शंस आगे देंगे। लेकिन ये तो तय है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, वक्त आ गया है कि उनको ताकत दिखाना है। लेकिन एक मैं एज ए आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर आनंद ठाकुर से अगर ये जानना चाहूं कि एक स्ट्रेटजी हर आदमी के, और आर्मी ऑफिसर हम तो उतना सोच भी नहीं सकते स्ट्रेटजी के बारे में। पीओके वापस लेने का वक्त है, पाकिस्तान के 2-4 और टुकड़े करने का वक्त है। अगर हो सकता है तो कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, या पाकिस्तान की आर्मी को नेस्तनाबूद हमेशा के लिए कमजोर खत्म करने की जरूरत है? क्या ज्यादा बेहतर होगा? अभी पीओके वापस ले लें तो हो सकता है आतंक की जमीन हाथ से निकल जाए, जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या टुकड़े और 2-4 को और हो सकते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके नजरिए से? देखिए, मेरी जितनी समझ है उससे मैंने एक सीखा है कि अपने देश के बॉर्डरिंग नेशंस में जब तक अमन और शांति ना हो, तब तक आपकी अपनी भी ग्रोथ, अपनी भी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो सही स्पीड नहीं पकड़ता है। हम चाहेंगे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसका आवाम बहुत अच्छा है, उनकी लीडरशिप खराब है। और लीडरशिप खराब क्यों है? क्योंकि वहां पे पावर स्ट्रगल है, पॉलिटिकल लोग अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, आर्मी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी पर्सनल राय में अगर सिर्फ एक उद्देश्य रखना है तो वो उद्देश्य ये होगा कि उसमें जो आर्मी अपना खुद का आर्मी जैसा काम करे, ना कि देश चलाने का काम करे, देश को प्रोटेक्ट करने का जो उसका दायित्व है वो करे, और पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दे, मतलब सही तरीके से डेमोक्रेसी वहां पे एस्टेब्लिश हो जाए। ये हमारे लिए और उस देश में अमन और शांति के लिए बहुत अच्छी बात है। उधर के लोग भी हमारे ही है, कोई बहुत दूर के नहीं है। उनका माइंड शायद किसी ने भड़काया है उनको लीडरशिप ने उनको गुमराह किया है अपने पर्सनल फेवर्स के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए। सो हम चाहेंगे कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप को अगर हम डिस्ट्रॉय कर पाए तो शायद ये प्रॉब्लम पूरी इस तरीके से लंबे दूरी के लिए सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक अभी आपने कहा था, ये कई बार बात आ गई कि अभी ये शुरुआत है। आखिर जहां से आपने कहा शुरुआत है वहीं पे हम आखिर सवाल भी करेंगे। ये पहला स्टेप था जो अभी कुछ सूची हमारे पास आई है, वो ऑफिशियल भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुल 21 आतंकी बेस, आतंकियों के 21 ठिकाने चिन्हित किए हैं, रॉ ने चिन्हित किए। 9 खत्म। अब 12 और बचे हैं। क्या 12 भी इसी कड़ी में, ये भी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 आता है सीक्वल, इसी में निपटेगा या अभी इंटरवल होगा? इंटरवल तो शायद नहीं होगा, क्योंकि कैसा है कि मोमेंटम एक बार बिल्ड हुआ तो उसमें फिर इंटरवल आने से कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है। इंटरवल आने नहीं दिया जाएगा। ये जो मौसम है अभी का, मई जून का, ज्यादा से ज्यादा जुलाई का, इस मौसम में बारिशें वगैरह नहीं होती हैं। ये एक कैंपेनिंग के लिए एक मतलब कंड्यूसिव मौसम माना जाता है। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कंड्यूसिव जरूर माना जाता है मई जून के मौसम में। सो इसलिए जो करना है हमने अभी करेंगे,
नहीं तो फिर इंटरवल सिर्फ मॉनसून का आएगा, और फिर तो असली कैंपेनिंग सीजन है। 71 की लड़ाई भी दिसंबर में शुरू हुई थी, तो दिसंबर जनवरी तो बहुत ही मतलब सुहाना सीजन होता है लड़ाई का, वेरी कंडीशन। सो वक्त कब होगा ये शायद हम स्पेकुलेट ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम इस बात के ऊपर ट्रस्ट करें कि भाई शुरुआत किया है, सही तरीके से शुरुआत किया है, 100% सक्सेस के साथ शुरुआत किया है, तो आगे फिनिश भी जो आपने बोला था 21-22 जो बाकी टारगेट्स है शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 21-22 का मीडिया में आया है, लेकिन 21-22 को भी खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मौका मिला है तो इसको भी किया जाएगा। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं, ब्रिगेडियर आनंद ठाकुर साहब के तमाम सहयोगी साथी, आर्मी, एयरफोर्स, एक पूरा बड़ा आपस में एक नेटवर्क है। मैं जानबूझ करके सवाल नहीं अभी पूछ रहा हूं, मेरे मन में सवाल है, लेकिन मैंने नहीं पूछा कि आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव इनपुट्स क्या हैं। मैं जानबूझ के नहीं पूछा, मैं लाऊंगा उस पर एक कार्यक्रम। इस पहले हम अभियान को देख लें, हमारे लिए अभियान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देश। हमारा ये जो अभियान चल रहा है, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो कर रही है वो महत्वपूर्ण है। तो हम इसलिए सवाल नहीं लेना चाहते कि कहीं पर भी मान लिया हमने पूछा, हमारे मन की जिज्ञासा हमने पूछा और ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बताया, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। ये मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अति उत्साह में कि हम ज्यादा देखे जाएं, इस चक्कर में अति उत्साह में कुछ ऐसा नहीं करना है। हमें वही करना है जो हो रहा है उसकी चर्चा कर लें, जो होने वाला है उसके लिए थोड़ा उत्साहवर्धन कर दें, और जो हुआ है उसके लिए सलूट कर लें। यही होना चाहिए आज। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात तो तो इसलिए अभी के कार्यक्रम में आपने बहुत कुछ समझ लिया। सुहाना मौसम, देखिए फौजी अफसर, वो रूह जो होती है ना वो बताने लगती है अपने आप, युद्ध का सुहाना मौसम। तो युद्ध का सुहाना मौसम, आप वो फौजी तो फौजी, फौजी तो ऑलवेज फौजी, वो रिटायरमेंट है। से फौजी नहीं बदलता है। तो नहीं बदला। ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया युद्ध का सुहाना मौसम अभी भी है, थोड़ा कम सुहाना है, दिसंबर जनवरी में और सुहाना आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार आर पार। अब ये बार-बार का जख्म, बार-बार का नासूर, वो जो है ना, यस। खत्म करो सर्जरी करके, वो बार-बार जख्मी नहीं करने का मौका देना है। ये अब हमारे साथ आते रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब से मैं यहीं पर दर्शकों के सामने निवेदन कर दे रहा हूँ कि बीच-बीच में जब भी आर्मी पर, आर्मी के ऑपरेशन पर और आर्मी के उत्साहवर्धन पर हम बहुत डीपली, बहुत अंदर की खबर नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ कि नहीं हमें अभी निकालनी है खबर, वो हम बाद में कर लेंगे उस पे। लेकिन जब भी उत्साहवर्धन, जब भी इस पर डिस्कशन करना होगा तो हम आपका वक्त लेंगे, थोड़ा-सा आपको हम परेशान करेंगे, तो वक्त आपका लेंगे। चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू, जय बहुत बहुत हिंद की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय।